हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में हम लेकर हाजिर हो गए हैं एक और बेहतरीन सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम आज आपको करवाने वाले हैं आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज होगी। जी हाँ, जो जो आपके सवाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर सीरीज़ लेकर आ गया हूँ। और इस सीरीज़ में आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप ना करके आज हम इसको सब्जेक्टिव करेंगे। सब्जेक्टिव का मतलब है मैं आज आपको इसकी एक्सप्लेनेशंस इसको विस्तार पूर्वक करवाने वाला हूं। तो अगले 20 से 25 मिनट हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस लाइव सेशन में मैं आपको सब कुछ वो करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप में से कुछ साथी हमें ये बोलते हैं कि नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल पाता, तो नोटिफिकेशन देखिए आप तक जरूर पहुंचता है। एक बार अपना जो चैनल पर जाकर आप जरूर एक बार सर्च कर लिया कीजिए कि यहाँ पर अभी कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया। और उससे बढ़िया आप ये कीजिए कि जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हम इस सीरीज में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज हमें पढ़ना है, एक तो हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए पूरा पूरा ये जो कंटेंट है ये हम पढ़ेंगे। और इसके साथ में जो ब्लड के देखिए दो टाइप रहता है, एक तो है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस जो खुला परिसंचरण तंत्र है वो किन जीवों के अंदर होता है और जो बंद परिसंचरण है वो किन के अंदर होता है, ये हमें काफी बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी है। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट रहेगा ये है आपके बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ह्यूमन जो बॉडी है इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि मेनली हमारे जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है उसमें जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो सर्कुलेशन सिस्टम चलता है उसी के बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो सर्कुलेशन किस तरह होगा, ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपकी जो इसके अंदर एक कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है, जो कोशिका तंत्र है, ठीक है, जो आपकी कैपिलरीज जिसमें आपकी वेन्स आ जाएंगी, ठीक है, आपकी आर्टरीज आ जाएगी, अरोटा आ जाएगी, सुपर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शंस आपको दे रहा हूं जो आज हम करने वाले हैं। साथ में फिर हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर है, हार्ट की अंदर जो पेस मेकर है वो कैसे काम करता है, ठीक है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ब्लड के अंदर भी देखिए जो पॉइंट्स रहेंगे हम उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का रंग कैसा होता है, ठीक है, कलर कैसा है। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या है, ठीक है, कितना परसेंटेज आपका प्लाज्मा का रहता है, ठीक है, इसमें पानी की अमाउंट कितनी है, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर है आपकी कणिकाएं। कणिकाओं का मतलब है यहाँ पर जो आपके आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर है एक आपका इसमें लसिका तंत्र, ठीक है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके साथ में हम ये देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो आपकी रक्त वाहिनियां हैं जिनके अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लगातार दौड़ता रहता है बिना रुके बिना थके, चलना तेरी शान। जी हाँ, यहाँ पर जो ब्लड है वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि जो आपका हार्ट है वो लगातार पंपिंग करता है, आपके फेफड़े लगातार काम करते हैं, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो लगातार काम करता है, और जिसकी बदौलत आपका खून, आपका रक्त, आपका रुधिर या फिर कहें आपका ब्लड वो प्योरिफिकेशन के साथ में आपकी धमनियों के अंदर आपकी नसों में दौड़ता रहता है। जी हाँ, भारत माता के लिए मेरा जो खून है वो मेरी रग रग में दौड़ता है, आपने जरूर सुना होगा ऐसा किसी को कहते हुए। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे धमनियों के साथ में जो शिराएं हैं, मींस यहाँ पर जो वेन्स है वो कैसे काम करती है, और इसके साथ में जो केशिकाएं, केशिकाओं का मतलब है जहाँ पर आपकी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, तो हम इनको भी जरूर देखेंगे। और इसके साथ में यहाँ पर हम कुछ जो आपके बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, जो आपका ब्लड है इस ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अगर आपको अब लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर लग रहा है कि नहीं है इंपॉर्टेंट तो आप डिसलाइक कीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि मैं आपके लिए, जी हाँ, सिर्फ आपके
आपके लिए अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट ला सकूं कि मुझे किस तरह की वीडियोस आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए। चलिए अब चलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे पहला है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका काम होता है जो आपका रुधिर है, ठीक है, जो आपका प्योर ब्लड है उसका परिसंचरण करना, मीन्स उसका जो सर्कुलेशन है ये काम आपके रक्त परिसंचरण का रहता है। और इसके अंदर आपके हृदय से धमनी की ओर होता है, मीन्स जो आपका हृदय, देखिए हार्ट जो रहेगा वो आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लड को भेजने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो ब्लड है वो आपकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन है उनकी जो कोशिकाएं हैं वो उस शुद्ध रक्त को खर्च कर देती है और उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा उसको यूज कर लेती है, उसके बाद में हो जाता है अशुद्ध रक्त, मीन्स जिसके अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। तो CO2 की मात्रा को वापस से शरीर से निकालने के लिए आपका जो परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, जो शरीर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, आपके हार्ट में आपकी शिराओं के माध्यम से जो खून है उसको वापस लाकर छोड़ देता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी खोज किसने की है, भाई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम, विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे नाम याद कर लीजिएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में हमारा जो बॉडी के अंदर फंक्शनिंग होती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की वो कैसी होती है, और उसके साथ में जो इसमें एक ओपन और एक क्लोज जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए परिसंचरण तंत्र में मीन्स जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, दो तरह का आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो चलता है, जिसको हम यहाँ पर खुला और बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है, मींस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा ये कैसे काम करता है और किन जीवों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मे भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो किन के अंदर होता है, ठीक है। देखिए जो ऑर्थोपोडा, ठीक है, ऑर्थोपोडा आप इसको कह सकते हैं, ऑर्थोपोडा के अंदर जो आपका ये ग्रुप होता है जिसके अंदर आपके कॉकरोच, केकड़ा, झींगा, मछली, मच्छर, मक्खी, ठीक है, ये सभी इसके पार्ट रहते हैं जो ऑर्थोपोडा आपका एक ग्रुप रहेगा, ठीक है। ऑर्थोपोडा आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आपके इस तरह के जो जीव जंतु पाए जाते हैं इनके अंदर होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और इसके साथ में जो मोल्स्का, ठीक है, मोल्स्का ये आपका साइंटिफिक नेम है जिसके अंदर आपके घेंगा, सीपी, ठीक है, और ऑक्टोपस, मीन्स जो आपके लगभग आप देखिए यहाँ पर जितने भी जीव के नाम आ रहे हैं वो ज्यादातर पानी से रिलेटेड यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि जो ऐसे जीव जंतु है जो पानी के अंदर है या फिर जो उड़ने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कॉकरोच है, मच्छर है, मक्खी है, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। तो इनके अंदर आपका रहता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये इन जंतुओं के अंदर क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र विकसित होता है और पक्षियों एवं स्तनधारियों के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पक्षी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये मक्खी आपने नाम देखा था, मच्छर देखा था, तो ये कीट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पक्षी और आपके स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब यहाँ पर देखिए स्तनधारी वो होते हैं जो अपने बच्चों को फीडिंग करते हैं, ठीक है, दूध के साथ में जो फीडिंग करने का काम करते हैं उनको कहा जाता है स्तनधारी जीव, मीन्स जिनकी स्तन के अंदर से, ठीक है, दूध उतरता हो तो उनको कहते हैं स्तनधारी जीव। तो इनके अंदर दोस्तों रहता है हमेशा क्लोज सर्कुलेटरी ब्लड सिस्टम, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी रहेगा आपका स्तनधारी और पक्षियों में, और जो ऑर्थोपोडा और जो मोलस्का है इनके अंदर रहेगा आपका ओपन सर्कुलेटरी, ठीक है। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए अब बंद परिसंचरण तंत्र को भी हम देख लेते हैं। तो बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र को अब हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी विकसित जंतुओं में जैसे मछली, मेंढक, केचुआ, एक्सकेरिस, स्तनधारी मनुष्य में भी इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए जो व्हेल मछली होती है, ठीक है, व्हेल्स जो बड़ी मछलियां होती हैं, ठीक है, डॉल्फिन है, इनके अंदर आपका जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पाया जाता है।
कीटों में खुला परिसंचरण तंत्र, देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कीट वगैरह होते हैं, ठीक है, कीट पतंगा, इनके अंदर आपका खुला परिसंचरण मीन्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रक्त सीधा अंगों के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में दोस्तों? याद रखिएगा, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो रक्त है, ब्लड है, वो सीधा डायरेक्टली जो उस जीव जंतु के अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनके संपर्क में रहता है। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हम देख पाते हैं कि हमारे अंदर आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती है, ठीक है, तो उन नसों के थ्रू, उस नाड़ी तंत्र के थ्रू हमारे शरीर के अंदर पूरा जो ब्लड है वो दौड़ता रहता है और हमारे अंगों के पास में पहुंचता है, ऑर्गन्स के पास में पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, मनुष्य की बात करें थे, ह्यूमन बींग्स की बात करें थे, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बता रखा है। मनुष्य में बंद, विकसित तथा दोहरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए यहाँ पर डबल है, ठीक है, याद रखिएगा, एक तो क्लोज रहेगा और उसके साथ में दोहरा रहेगा। ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र मीन्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र 3 घटकों से मिलकर बना है, मीन्स यहाँ पर 3 आपके मेन एलिमेंट्स रहेंगे। अब वो कौन कौन से हैं वो नाम देख लीजिए। एक तो आपका हार्ट है, ठीक है, आपका जो क्लोज सर्कुलेटरी, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट, आपका जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें एक मेन पार्ट रहता है आपका हार्ट, दूसरा रहेगा आपका ब्लड और तीसरा रहेगा रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियों में आपका मित्रों, दोस्तों, वो सभी आ जाएंगे, जैसे कि आपका आर्टरीज है, ठीक है, वेन्स, धमनी और शिराएं आपकी इनके अंदर आपकी काउंट की जाएंगी रक्त वाहिनियों में। ठीक है, तो ये आपके 3 मेन पार्ट रहते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आपका जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी तरफ और इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर परिसंचरण तंत्र का अर्थ आप समझ लीजिए क्या है कि परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण करना। देखिए जैसे कि आपका मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे आपकी जो स्टेट, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेट के अंदर जैसे आपकी बसेस चलती हैं, तो बसेस क्या करती हैं, बस स्टैंड से अपनी जो मेन सवारियां होती हैं उनको बैठा के अलग अलग प्लेसेस पे छोड़ देती है। तो ठीक है, ऐसे ही हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है कि जो हार्ट है, उस हार्ट से आपका जितना भी न्यूट्रिशंस वगैरह है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो एक सवारी की तरह रहता है, एक पैसेंजर की तरह रहता है, और ब्लड उस ऑक्सीजन को, उन न्यूट्रिशंस को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पहुंचाता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें आपके मानव के परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाएं। ठीक है, क्या है ये? रक्त नलिकाएं, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं और हृदय के मुख्य रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, जो इसमें आपका एक तो ब्लड वेसल्स और एक आपका हार्ट है, ये मुख्य रूप से कार्य करता है। और हार्ट क्या है? एक पेशी अंग है। ठीक है, क्या रहेगा? पेशी, मस्कुलर। ठीक है, मस्कुलर है, इसके अंदर हड्डियां नहीं है भाई। ठीक है, याद रखिएगा, हड्डियों का नहीं है, ये सिर्फ मांसपेशियों का बना हुआ है। ठीक है, और इसका वजन यहाँ पर देखिए एवरेज बता रखा है। एवरेज कितना है? एवरेज है आपका 280 ग्राम एवरेज रहेगा। ठीक है, हो सकता है मे बी किसी का 250 ग्राम हो, किसी का 300 ग्राम हो, तो यहाँ पर एवरेज है 280 ग्राम आपका वेट रहता है हार्ट का। अब हार्ट के बारे में और क्या बता रखा है वो देख लेते हैं। अब हार्ट के बारे में एक चीज और आपको क्लियर करनी है कि ये जो हार्ट है वो पंपिंग की तरह काम करता है। जैसे कि आपका एक वाटर पंप होता है जो पानी को आगे ट्रांसफर करने की काम करता है, तो ठीक ऐसे आपका जो हार्ट है वो पंपिंग का काम करता है और लगातार करता है। अब सवाल एक कुछ यहाँ पर श्रोता, कुछ हमारे साथी व्यूअर्स वो ये पूछते हैं कि सर हार्ट कभी जो रेस्ट है वो भी करता है? जी हाँ, बिल्कुल, जो हार्ट है वो रेस्ट भी करता है। अब देखिए, जो लब डब की आवाज आती है, वो लब और डब की जो आवाज है वो कंप्लीट, देखिए दो आपके चरण होते हैं उसमें, एक तो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो जब आपका जो एक बीट आपकी कंप्लीट होती है तो वो लेती है आपका टाइम 0.8 सेकंड। ठीक है, 0.8 सेकंड में जो आपका हार्ट बीट है वो एक कंप्लीट हो जाती है। तो इसी के दौरान देखिए, एक जो आपकी हार्ट बीट का देखिए एक लब को मैं अगर ये कहूं कि लब जो आपकी आवाज आती है वो आपकी 0.05, ठीक है, 0.5 सेकंड के अंदर, 0.5 सेकंड के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो 0.3, ठीक है, जो 0.3 है वो डब की आवाज इसमें आएगी। तो मतलब लब और डब की एक आवाज जो एक बीट को कंप्लीट करती है वो आपकी 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो इसी बीच में जो हार्ट है वो थोड़ा सा, जी हाँ, थोड़ा सा हल्का अपना आराम कर लेता है। ठीक है, कभी आप ये मत कभी आपको अगर क्वेश्चन मिल जाए कि क्या हार्ट आराम करता है, तो आप जरूर बताएं कि जी हाँ, हार्ट आराम करता है, रेस्ट लेता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बहुत ही आपकी लिटिल बिट रहती है जिसके अंदर वो अपना रेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसमें
हृदय में रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। बिल्कुल सही है कि जो आपका आर्टरीज है, देखिए अरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपकी कैपिलरीज आ जाती है। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पर ये क्या करता है, आपके जितने भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उन तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है आपका हार्ट। वहां से शिराओं के द्वारा, देखिए अब यहाँ से क्या होता है कि जहां पर आपके देखिए कैपिलरीज के अंदर आपका जो ब्लड है, टिश्यूज के अंदर जो ब्लड है उसका एक्सचेंज हो जाता है, वहां पर ऑक्सीजन ले ली जाएगी और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी वापस से आपकी जो शिराएं हैं वो क्या करती हैं, हार्ट में वापस ले आती हैं। इस प्रकार रक्त हृदय धमनियों और शिराओं द्वारा पूरे शरीर में जीवन भर लगातार, ठीक है, लगातार आपका क्या करता रहता है, भ्रमण करता रहता है। तो भाई आप ये कह सकते हैं कि जो रक्त है, जो ब्लड है, वो एक घुमंतु जाति का जीव है। जी हाँ, रक्त बिल्कुल घुमंतु है, घुमक्कड़ है और सभी जगह घूमता रहता है, ठीक है। कभी पाँव के पास में चला गया, कभी हाथों के पास में चला गया, कभी किडनी के पास में, कभी स्टमक के पास में, कभी ब्रेन के पास में, कभी ग्लैंड्स के पास में। तो भाई ये बिल्कुल अपना मजे लेता रहता है और पूरे शरीर में अपना घूमता रहता है, ठीक है। और काश हमें भी ऐसा ही मौका मिले। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा एक आपका जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका जो फ्लो चार्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे आपका जो ब्लड है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो चलिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका हार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका हार्ट है। अब हार्ट मेनली क्या कर रहा है, अब देखिए हार्ट में आपका एक, देखिए एक चीज और है, हार्ट जो है वो आपका 3 लेयर से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, ठीक है, ये तीनों ही, और ये कार्डिक मसल्स का है, ठीक है, कार्डिक मांसपेशी। और आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ से और कैसे आता है। अब देखिए सबसे पहले आप इसको ऐसे समझिएगा, जहां से हम क्या करते हैं, अरोटा से ब्लड को लेकर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपकी अरोटा है, यहाँ से देखिए जैसे मैंने अभी एरो बनाया, एरो में से यहां से देखिए क्या होगा कि जो आपका ब्लड है वो आपका निकलेगा। देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिखा रखा है जहां पे अभी मैंने पेन चलाया है, अब ये देखिए ये क्या करता है, ये आपका जो अपर पार्ट है, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि जो आपका धड़ से ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जो सर है। अब 20%, ठीक है, लगभग आपका 20% जो आपका ब्लड का हिस्सा है वो सिर्फ आपके ब्रेन के पास में पहुंचता है, ठीक है। और जो बाकी का हिस्सा देखिए जो अरोटा दिखा रखी है, देखिए ये नाम भी दिखा रखा है, ये वाला अरोटा, ठीक है। तो जो अरोटा है, अरोटा में से क्या करेगा, आपकी नीचे आपकी जितनी भी आपकी कैपिलरीज है, ठीक है, आपकी आर्टरीज है, आर्ट्रियोल्स है, वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अरोटा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल्स से फिर आपका कैपिलरीज में पहुंचेगा, ठीक है। अब देखिए कैपिलरीज वर्ड क्या है, कैपिलरीज वर्ड वो रहता है जिसके अंदर आपकी जो आर्ट्रियोल्स और आपकी जो वेन्स है, ठीक है, वो आके मिलती है, ठीक है, उस पार्ट को हम कहते हैं अपना यहाँ पर कैपिलरीज, जहां पर आपकी गैसेस का एक्सचेंज हो, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब देखिए यहाँ पर अब जब आपका ब्लड है वो फ्लो हो गया है, ब्लड फ्लो होने के बाद में कैपिलरीज में यहाँ पर चेंजेस हो गया है, चेंजेस होने के बाद में अब देखिए ये यहाँ पर लिख भी रखा है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ब्लड फ्लो टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लोअर लिम्स, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी जाएगा, लोअर लिम्स है, ठीक है, मीन्स आपके जो पाँव है, लेग्स है, ठीक है, उनके अंदर भी जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, और प्लस में जो आपकी किडनी है और उनके पास में भी जाता है, ठीक है। अब देखिए किडनी प्यूरिफिकेशन का काम करती है तो उसको भी जो प्योर ब्लड है उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जब आपका ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर जो O2 है वो आपकी यूज हो चुकी है, और अब यहाँ पर एक जो बना है वो क्या बना है, यहाँ पर एक बना है आपका CO2। अब इस CO2 को बाहर निकालने के लिए आपकी देखिए यहाँ पर अब आ गई है आपकी वेन, ठीक है। ये है, एक तो है आपकी इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर का मतलब है जो नीचे से ऊपर आपका ब्लड ले जाने का काम करती है, ठीक है, जो शरीर के नीचे वाले भाग हैं, ठीक है, जो आपका हार्ट से जितना भी नीचे वाला पार्ट है वहां से क्या करती है, ये इंफीरियर वेना कावा ब्लड को लेकर आने का काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंफीरियर वेना कावा है उसमें डायरेक्टली ब्लड नहीं आएगा, जो आपकी कैपिलरीज है, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन्स और वेन्स से आपकी इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, इनमें आपका ब्लड है वो चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आई होप कि आप यहाँ पर समझ पाएंगे। और देखिए यहाँ पर जब ऊपर वाले सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके ब्रेन में भी आपका जो ब्लड है वो यूज हो चुका है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर एक आपकी वेन्स का नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये वाला। अब ये वाली क्या है, ये है आपकी सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का मतलब है कि जो आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वहां से ब्लड लेकर आती है। देखिए अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका हार्ट है, ठीक है, जो हार्ट है, हार्ट से जो अपर वाली लाइन है ये हो गई आपकी सुपीरियर और नीचे वाली हो गई इंफीरियर, ठीक है।
अब यहाँ से ब्लड लेकर आने का काम करेगी। अब जो आपका ब्लड आया है वो आकर सीधा आपका, देखिए अब आपका हार्ट, देखिए मैंने यहाँ पर एक हार्ट नुमा यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इस बॉक्स को आप एक बार हार्ट समझ लीजिए, ठीक है। मैंने अब इसको क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब इसको ट्रांसवर्स में भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक चैम्बर ये वाला बन गया, एक ये वाला चैम्बर बन गया, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये, मीन्स टोटल 4 चैम्बर बन गए। अब देखिए जो ये वाला पार्ट रहेगा ये आपका रहेगा राइट और ये रहेगा आपका लेफ्ट, ठीक है। तो जो अब आपका ऊपर वाला है, देखिए ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्या, इसको दे रहा हूँ मैं RA, ठीक है। राइट यूरिकल आप इसको कह सकते हैं, राइट एट्रियम इसको आप कहिएगा, ठीक है। और जो नीचे वाला है इसको मैंने नाम दे दिया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और जो ऊपर वाला है, आप देखिए जो साइड में है ये वाला जो पार्ट है एल, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड का हो जाएगा ये LA, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम या फिर इसको आप कहें लेफ्ट यूरिकल, ठीक है। और जो नीचे वाला है इसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब इसको अगर आप हिंदी में पढ़ें तो जो ऊपर वाला भाग है वो होते हैं आलिंद और नीचे वाले होते हैं नीले, ठीक है। आलिंद में ब्लड आता है और जो आपके नीले हैं वो आगे की जो प्रोसेस होती है ब्लड को भेजने का काम करती है। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत ये है, अब देखिए जो ब्लड होता है आपका, जो इम्प्योर ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो आपका क्या होगा, राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। राइट एट्रियम जब भरेगा तो इसके अंदर ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं, क्या होते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व लगे होते हैं। तो ये जो ट्राइकास्पिड वाल्व है ये क्या होगी, ये आपके ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद में जो आपका ब्लड है वो आ जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम या फिर इसको आप सॉरी राइट एट्रियम या फिर आप इसको सॉरी राइट वेंट्रिकल, भाई राइट वेंट्रिकल इसको कहेंगे हम, दाहिना नीले, ठीक है। दाहिने नीले में जब आपका राइट एट्रियम से ब्लड आ जाएगा तो ये जो आपका ब्लड है, अब देखिए मैं इसको यहाँ पर भी बना के बता देता हूँ। मैंने इस हार्ट के ऐसे 4 पार्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका राइट एट्रियम में आपका ब्लड आया है तो लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो ये ब्लड आपका क्या होता है, ये आपका फेफड़ों के पास में पहुंच जाता है, ठीक है। फेफड़ों के पास में पहुंच जाएगा, ठीक है। और फेफड़ों के पास में जो ब्लड पहुंचता है उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, ठीक है। फेफड़ों के पास में पहुंचाने का काम, याद रखिएगा, फेफड़ों के पास में जो ब्लड पहुंचाया जाता है उसको कहते हैं आपकी फुफ्फुस। आपकी देखिए ये जिसमें मैंने अभी ये देखिए जिसके अंदर मैं अभी इसको राउंड अप कर रहा हूं, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी या फिर इसको आप कहेंगे फुफ्फुस धमनी। क्या कहेंगे, फुफ्फुस धमनी, याद रखिएगा हिंदी में फुफ्फुस धमनी, और इसको वैसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर याद रखिएगा मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, श्रोताओं, यहाँ पर जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है यही एक ऐसी आपकी आर्टरी है, एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जनित ब्लड रहता है, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। अब ये ब्लड आपका होता क्या है, ये पहुंचाया जाएगा फेफड़ों के पास में, फेफड़ों के पास में पहुंचाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको एक बार वापस से इरेज कर रहा हूँ, सब कुछ आपके स्क्रीन पे क्लियर हो जाएगा। हा, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल स्क्रीन क्लियर हो गई है। चलिए अब आपको समझाते हैं और भी अच्छे तरह से। अब देखिए जब पल्मोनरी आर्टरीज में आपका जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, आपके लंग्स तक पहुंचाया जाएगा। फेफड़ों के पास में जैसे ही आपका ब्लड पहुंचेगा, ठीक है, फेफड़े में आपकी जो छोटी छोटी आपकी जो रहती है, इसमें आपकी इसको कहेंगे हम, इसको नाम लिया जाता है, इसको कहा जाएगा आपकी वायु कोष्ठिकाएं, ठीक है। मैं हिंदी में नाम सोच रहा था, इसको कहा जाएगा वायु कोष्ठिकाएं, और इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं आपकी एयर सैक, ठीक है। एयर सैक आप इसको कहें या फिर वायु कोष्ठिकाएं इसको कहें, ठीक है। तो जो वायु कोष्ठिकाएं हैं या फिर जो एयर सैक है, ठीक है, इन एयर सैक में आपका जो ब्लड है वो क्या होता है, वो प्योर हो जाएगा, ठीक है, जिनको हम एल्वियोली भी कहेंगे, ठीक है। तो एल्वियोलिस के अंदर जो आपका ब्लड है वो आपका प्योर होने के बाद में आपकी, देखिए अब यहाँ पर एक नाम और दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला नाम दिया हुआ, ठीक है, जिसपे अभी मैं मार्कर को यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। अब जो आपकी पल्मोनरी वेन्स है, वो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, जो हार्ट है वापिस से आपके चैम्बर में लेके आती है। अब चैम्बर कौन सा होगा, आपका होगा लेफ्ट, ठीक है। और लेफ्ट में ऊपर वाला लेफ्ट कौन सा था, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, आपका ब्लड है आ जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही आपका ब्लड आएगा तो यहाँ पर आपकी वॉल लगी होती है, जिसको हम कहते हैं बाइकास्पिड वॉल या फिर इसको कहेंगे हम मिट्रल वॉल, ठीक है। तो मिट्रल वॉल आपकी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है,
मीन्स जो आपका बायां नीले है उस बाएं नीले में आपका जो ब्लड है वो आ जाएगा, और फिर आपकी जो आपकी अरोटिक वॉल है, ठीक है, अरोटिक वॉल आपकी ओपन हो जाएगी, और अरोटिक वॉल ओपन होने के बाद में जो ब्लड है वो आपका आ जाएगा किसमें, आपकी अरोटा के अंदर। अब याद रखिएगा यहाँ पर व्यूअर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जो आपकी पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स आपका जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है उसको लेके आने का काम करते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी पल्मोनरी वेन है, फुफ्फुस शिरा, यही एक ऐसी शरीर में शिरा है जिसके अंदर आपका रहता है O2 ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका रहेगा, ठीक है। आई होप कि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रहेगी तो वो मैं आपकी आगे कमेंट बॉक्स में जब आप करेंगे तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, अब है यहाँ पर जो सर्कुलेशन है, अब हम इसको पूरा विस्तार से पढ़ लेते हैं जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। चलिए, शुद्ध या ऑक्सीजनित युक्त ऑक्सीजनेटेड रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर देखिए समझिए कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, कहाँ पर, हृदय के अंदर आ जाएगा। हृदय पंपिंग क्रिया करता है। अब देखिए जब आपका हार्ट है नॉर्मल, आपका हार्ट बीट कर रहा है, मीन्स एक हार्ट बीट में, ठीक है, एक हार्ट बीट के अंदर, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट, धड़कन जिसको आप कहते हैं, तुम मेरी दिल की धड़कन में रहते हो, तो भाई धड़कन, यहाँ पर जो एक हार्ट बीट होती है उस एक हार्ट बीट में 70 ml, ठीक है, कितना, 70 ml आपकी पंपिंग करता है हार्ट, ठीक है। और इसको हम एक जो आपका एक हार्ट बीट में जो 70 ml ब्लड है वो आपका अरोटा के अंदर फ्लो करेगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। याद रखना क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम उसको नाम दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ही आपके हार्ट ने पंपिंग की तो जो आपका हार्ट है वो ब्लड कहाँ पे भेज रहा है, वो आपकी धमनियों के थ्रू पूरे शरीर के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। शरीर के रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है, ठीक है। जो शरीर के अंदर आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है वो ऑक्सीजन क्या होगी, वहां पर प्रयुक्त हो जाएगी। प्रयुक्त का मतलब है वो यूज हो जाएगी, और फिर क्या होगा, फिर आपका ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। अब यहां से होगा क्या कि जो रक्त है वो आपकी शिराओं के द्वारा कहां लेके आया जाता है, वो वापस से हृदय के अंदर आपका छोड़ दिया जाएगा। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, अब हार्ट क्या करेगा, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेज देगा, वो आपका भेज देगा हृदय से। इस रक्त को कहां भेजा जाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उस ब्लड को भेजा जाएगा कि भाई जो ये सवारी है ना, जो शरीर में अब इन सवारियों की जरूरत नहीं है, मीन्स इस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या करो, फेफड़ों को दे आओ, और फेफड़े इसको बाहर भेज देंगे, ठीक है। तो वहां पर आपका जो ब्लड है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले जाएगा, और ऑक्सीजन है वो वहां से आपकी क्या करेगा, कैरी कर लेगा और शरीर के अंदर प्रवेश करवा देगा। और जो ये चक्कर है ये आपका निरंतर चलता रहता है। चलिए अब छोटा सा यहाँ पर देखिए, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, हो सकता है मैं भी कोई नया हमें देख रहा हो। देखिए जो एयर होती है, एयर का जो मिक्सचर होता है, एयर मिक्सचर में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कितनी रहती है, ये रहेगी आपकी 21%, ठीक है। वैसे तो होगा ये 20.7% रहता है, 20.7%, लेकिन ये आगे का जो नंबर है, ठीक है, जो 0.7 है वो आपका रिलाई कर रहा है पूरे डिजिट में, ठीक है। तो इसीलिए हम 21% हम क्या बोलते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो आपकी हवा के अंदर है। अब जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज रहता है वो आपका रहेगा 78%। अब जब हमारे फेफड़े हवा इन्वायरमेंट से लेते हैं तो ये जो आपकी नाइट्रोजन है ये वापस की वापस आपके इन्वायरमेंट में छोड़ दी जाती है, लेकिन जो यहाँ पर मेन है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी तो जो ये 21% थी ये घटकर कितनी बाहर निकलेगी, ये 16%, ठीक है। तो 16% जो ऑक्सीजन है वो बाहर आपकी एनवायरनमेंट में हम छोड़ देते हैं। इट मीन्स कि जो हमारा फेफड़ा है, जो हमारे लंग्स हैं, वो
5% जो ऑक्सीजन है उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो CO2 है उसको भी देख लेते हैं। CO2 जो CO2 की मात्रा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये रहती है आपकी 0.03% कहाँ रहती है, आपके एनवायरमेंट में रहती है, प्रेजेंस रहती है 0.03%। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके फेफड़ों में गई तो ये आपका वहां से क्या करेगी, जो ऑक्सीजन है वो खर्च हो जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बाहर निकलेगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर एनवायरमेंट में छोड़ी जाती है इसकी मात्रा लगभग, ठीक है, लगभग आपकी 4% रहेगी। 4.0% कुछ रहता है। ठीक है, तो आप इसको 4% ही पढ़िएगा। अगर आपको कभी भी एमसीक्यूज में आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको मिले, तो आप 4% पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जो हमारा तंत्रिका, जो हमारा जो कोशिका तंत्र है, जो कैपिलरीज का नेटवर्क बना हुआ है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी जो कैपिलरीज के बारे में बताया गया वो आप पढ़ लीजिए। शरीर में विभिन्न भागों में जाकर पतली पतली शाखाओं में बट जाती है। अब देखिए, जो अरोटा मैंने बताया था, शरीर से जो आपका हार्ट है वहां से निकलती है महाधमनी जिसको हम कहेंगे। ठीक है, फिर वो आपकी हो जाती है कन्वर्ट आपकी आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स से फिर आपकी कैपिलरीज में चली जाएगी। ठीक है, तो ये शाखाएं आगे और भी पतली पतली शाखाओं में जाल की तरह बट जाती है और इन्हें धमनी कोशिकाएं, इनको क्या कहा जाता है, आर्ट्रियल कैपिलरीज। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, नाम याद रखिएगा, इनको कहा जाएगा आर्ट्रियल्स कैपिलरीज। ठीक है, और ये जो धमनियां होती है इनके अंदर जो कोशिकाओं का जो जाल बिछा हुआ है, शिराओं का जो जाल बिछा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जहां पर आपकी कैपिलरीज मिलती है, ठीक है, जहां पर आपकी कैपिलरीज टिश्यूज के अंदर मिलती है, वहां पर जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं आपकी शिराएं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है वेनल कैपिलरीज। ठीक है, वेनल कैपिलरीज में क्या होगी, ये बदल जाएंगी। शिरा कोशिकाएं एक दूसरे से मिलकर शिरकाएं बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स बनाएगी। ठीक है, वेनल कैपिलरीज क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स बनाएंगी, और वेन्यूल्स क्या बनाएंगी, आपकी शिरकाएं आपस में मिलकर मुख्य शिरा का निर्माण करती है जिसको हम कहेंगे वेन। ठीक है, क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे वेन या फिर शिरा इसको कहेंगे। रक्त परिभ्रमण तंत्र में शिरकाओं, शिराओं और हृदय धमनियों और धमनिकाओं, ठीक है, जो आर्ट्रियोल्स और धमनी कोशिकाओं और शिरा कोशिकाओं की नलियां बंद चक्कर का जो साइकिल है, जो साइकिल है पूरा बंद चक्कर होता है। ठीक है, बंद चक्कर का मतलब है कि इन्हीं के अंदर है वो ब्लड दौड़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई अलग से एक वॉल लगी है और वो आपने टैप को उसको खोल दिया, वॉल को खोल दिया और वहां से आपका जो ब्लड है वो निकल जाएगा। तो इन्हीं के अंदर, ठीक है, ये जो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक मीन्स चक्कर में आपका घूमता रहेगा, जिसमें रक्त है वो सदैव ही आपका प्रवाहित होता रहेगा। ठीक है, और अगर भाई कहीं पर भी रक्त है वो रुका तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलिए अब हार्ट के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा और विस्तार से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट के बारे में अब ये है कि जो मानव हृदय है वो क्या है, लाल रंग का है। क्या है, रेड कलर का तिकोना। ठीक है, एक शंकु के आकार का रहेगा। ठीक है भाई, कैसा रहेगा, एक शंकु के आकार का रहता है, खोखला रहेगा। ठीक है, और इसके साथ में क्या है, मांसल अंग है। मांसल का मतलब है जिसके अंदर मसल्स है। ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है आपकी कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मांसपेशी। ठीक है, और ये क्या बना हुआ है, ये आपकी पेशीय ऊतकों से बनी होती है। ठीक है, और यह एक आवरण से घिरा रहता है। ठीक है, एक इसके अंदर चारों तरफ एक हृदय का आवरण इसको कहा जाता है। ठीक है, हृदय आवरण इसको कहा जाएगा, और इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियल। ठीक है, पेरिकार्डियल आपका जो लिक्विड है वो भरा रहेगा, पेरिकार्डियल लिक्विड याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका जो पेरिकार्डियल आपका जो द्रव है ये आपका इसलिए इसके अंदर भरा होता है कि देखिए आपके लंग्स भी यहाँ पर रहते हैं, फेफड़े भी रहते हैं, तो फेफड़ों के साथ में क्या करेगा, फ्रिक्शन नहीं करने देगा। ठीक है, और आपका जो हार्ट है वो सेफ काम करेगा। जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय की दीवार 3 विभिन्न स्तर। ठीक है, अब हृदय की जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, ये कह सकते हैं कि आप जो हृदय की आपकी मांसपेशी है, मसल्स है, वो 3 प्रकार की है। कौन सी है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम की बनी होती है। ठीक है, और हृदय मुख्य रूप से 4 प्रकोष्ठ होते हैं। हृदय में कितने हैं, 4 प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ का मतलब है चैम्बर, चैम्बर का मतलब है कक्ष। ठीक है, जिन्हें लंबवत, क्या, जिन्हें लंबवत, लंबवत का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल। अब देखिए जैसे कि मैंने साइड में ये एक बिल्कुल पाइप बना दी है, लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स वर्टिकल।
ठीक है। आप इसको क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, लेफ्ट और राइट, जो मैंने अभी आपको पीछे उस डायग्राम के थ्रू समझाया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें बता रखा है, बिल्कुल विस्तार से बता रखा है। ठीक है। दाहिने भाग में आपके क्या रहते हैं, बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है। मीन्स यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपका इसमें रहेगा आपका बायां आलिंद को आप कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। लेफ्ट इसको कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट यूरिकल, बायां निलय। और आपका बायां निलय जो रहेगा इसमें रहेगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। और जो बायां भाग है, ठीक है, बायां भाग, अब देखिए, अब आप बोलोगे कि सर इसमें समझ में नहीं आया, दाएं में लिख रखा है बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है। और बाएं भाग में लिख रखा है दायां आलिंद और दायां निलय। चलिए अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, आपने अपना जो मोबाइल अपनी स्क्रीन पे पकड़ रखा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके दो पार्ट करूँ, ठीक है, दो पार्ट मैंने मोबाइल के नहीं करने, स्क्रीन के पे मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए, जब मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड करने के बाद में अब देखिए जो ये वाला पार्ट है आपके कौन से हाथ की साइड में है, ये आपके राइट साइड में है, लेकिन ये आपका कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है। इसीलिए ये समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रखा है कि बाएं में आपका कौन सा रहेगा। ठीक है। तो बायां जो भाग है, अब देखिए जो ये लेफ्ट साइड हो गई है आपके हाथ की और ये हो गई है आपकी राइट साइड। तो यहाँ पर अगर मैं समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैंने इसमें बताया है इसने कि आपका दायां आलिंद और आपका दायां निलय। ठीक है। आपको इसीलिए समझाने के लिए इसमें लिखा हुआ। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मगरमच्छ क्रोकोडाइल मीन्स जिसको आप घड़ियाल कहते हैं, और ऐसा सरीसृप है जिसके अंदर आपके 4 हृदय कोष्ठी रहता है। कोष्ठी मतलब 4 इसके अंदर चैम्बर रहते हैं। ठीक है। मगरमच्छ के अंदर, घड़ियाल के अंदर। ठीक है। ये एक ऐसा पानी का जंतु है। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि सरीसृप का मतलब होता है कि ये जो पानी पे भी अपना पानी में भी रह सकता है और आपका जमीन पे भी ये सर्वाइव करता है। तो इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, जैसे हमारे अंदर भी 4 चैम्बर हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हमारा कुछ लगता है। ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो शरीर की संरचना के आधार पे, ये हमारे दिल के आधार पे, ठीक है, हमारा जो हृदय है उसके आधार पे हमारा भाई है। इसीलिए तो कहते हैं, कहावत में कहा जाता है बार बार, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। सुना होगा आपने जरूर मगरमच्छ के आंसू, क्योंकि उसके भी 4 आपके चैम्बर रहते हैं, इसीलिए शायद कहा जाता हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जो पक्षी वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो स्तनधारी जीव हैं उनके अंदर भी आपका 4 कोष्ठीय रहता है, मीन्स उसके अंदर भी 4 चैम्बर रहते हैं। लेकिन देखिए जो केचुआ है, केचुए के अंदर 4 जोड़ी, ठीक है, कितने जोड़ी, 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। ठीक है। हृदय की 4 संख्याएं, मतलब भाई ये कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक जो छोटा सा आपका केचुआ है उसके अंदर आपके 8 हृदय पाए जाते हैं। अरे बाप रे बाप। और कॉकरोच, अरे बाप रे बाप, ये तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा कि कॉकरोच के अंदर आपके हार्ट के 13 चैम्बर। ठीक है। हम 4 चैम्बर पे जिंदा रहते हैं, वो 13 चैम्बर पे जिंदा रहता है। ठीक है। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। आई होप कि नेटवर्क वो ऐसा अभी दगा ना करे, क्योंकि नैन भी दगाबाज हो जाते हैं। ठीक है। तेरे नैन बड़े दगाबाज है, लेकिन यहाँ पर जो नेटवर्क है वो दगाबाजी कर रहा है। चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि नेटवर्क अच्छे से काम करे। तो हृदय का जो वजन रहता है महिलाओं के लिए क्या रहेगा, 250 ग्राम। ठीक है। 250 ग्राम रहेगा, हो सकता है मे भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहे। ठीक है। और जो पुरुषों का है एवरेज रहता है 300 ग्राम। ठीक है। ये रहता है इसलिए कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, क्योंकि मेल को थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत रहती है। ठीक है। और रहती तो महिलाओं को भी है, लेकिन जो एक ये कह सकते हैं कि जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो नेचर ने, प्रकृति ने हमें दिया, इसके अकॉर्डिंग। तो मानव जो शरीर है वो सबसे व्यस्ततम अंग है। ठीक है। सबसे बिजी रहने वाला है। ठीक है। आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। हृदय का कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पंप करना होता है। यह कार्य आलिंद व निलय के लयबद्ध रूप से संकुचन एवं विश्रांति। ठीक है। देखिए, चलिए अब मुझे यहाँ पर एक नया हिंदी का वर्ड आज पता लग गया भाई। सबसे सच बोल रहा हूँ कि मुझे पहले नहीं पता था। देखिए जो संकुचन होता है उसका तो पता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका संकुचन, और रिलैक्स का मतलब है कि वापस से उसी प्लेस पे आ जाना। तो इसको कहते हैं विश्रांति। ठीक है। सिकुड़ना और फैलना। ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का काम है, ये लयबद्ध मीन्स यहाँ पर आपका एक रिदम के अंदर जो आपके एट्रियम और जो आपके वेंट्रिकल है वो आपके करते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हार्ट है, जो वो आपकी धमनियों के अंदर जो ब्लड है उसको पंप आउट करता है, और हृदय की धमनियों पर जो दबाव पड़ता है, अब आप याद रखिएगा, जो आपकी धमनियां है, जो आर्टरी है, उस आर्टरी की जो वॉल रहती है, जो मेम्ब्रेन है,
ठीक है, जो उसकी झिल्ली है उस पे जो दबाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं, हम रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, अब जो रक्तदाब है वो किसके द्वारा मापा जाता है, अब हम ये भी देख लेते हैं। जो देखिए ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो आपका ब्लड प्रेशर बनता है, जो आपकी आर्टरीज की जो मेम्ब्रेन है उस पर जो प्रेशर डाला जाएगा उसको रक्तदाब कहेंगे। और किससे मापा जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक रक्त कण को शरीर का पूरा चक्कर करने में लगभग कितने लगते हैं, 60 सेकंड लगते हैं। तो 60 सेकंड में जो आपका ब्लड है वो आपका पूरा शरीर का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, याद रखिएगा आपके शरीर में 5 से लेकर 6 लीटर ब्लड है। इट मीन्स कि आपका एक स्ट्रोक वॉल्यूम में आपका 70 ml ब्लड लगभग जा रहा है। और हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 72 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका लगभग 5 लीटर जो ब्लड है वो निकल के आ जाएगा। मीन्स कि 1 मिनट में पूरे शरीर का चक्कर आपका ब्लड है वो लगा लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा स्फेग्नोमैनोमीटर के भी बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए स्फेग्नोमैनोमीटर से जो हम यहाँ पर ब्लड को मेज़र करते हैं, जो ब्लड प्रेशर उसको मेज़र करते हैं, आपने नॉर्मली सुना होगा जो ट्रेडिशनल है ये 120/80 mmHg। ठीक है, क्या है, mmHg, याद रखिएगा। ठीक है, 120/80 mmHg। जो आपका 120 है ये क्या है, ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर रहता है। मीन्स जो आपका जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट जो आपकी अरोटा की जो मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालता है जो ब्लड, ठीक है, इसको हम कहेंगे सिस्टोलिक। और जो बाद में जब आपकी जो आपका ब्लड है वो चला जाएगा, फ्लो करेगा, और उसके बाद में जैसे ही आपका नॉर्मल कंडीशन पे आपका जो ब्लड है वो फ्लो करता है आपकी आर्टरीज में, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। मींस जो पीछे से जो रक्त आ रहा है वो जब आपका पुश नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब ये एवरेज है। एवरेज का मतलब है साथियों, मैं फिर बता रहा हूं भाई, अगर किसी का 130 अगर किसी का ब्लड प्रेशर आ रहा है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी का 135 चला गया उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का 120 की जगह 110 आ रहा है तो उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपको सीधा सा एक चीज समझने की जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे दर्शकों, कि भाई जो ये है ये डॉक्टर की एवरेज निकाली हुई रिपोर्ट है, ये मेडिकल साइंस में एवरेज है। और हम ये सोचते हैं कि अगर मेरा 128 चला गया, 128 मेरा अगर बीपी आ गया तो हाय मुझे तो बीपी की प्रॉब्लम होगी। अगर आपका 120 से नीचे चला गया तो हाय मैं तो मेरा तो लो बीपी रहता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपके इंडिविजुअल डिफरेंस को भी आप ध्यान में रखिए। आपका बॉडी वेट कितना है, फैट परसेंटेज कितना है, आपके अंदर ओबेसिटी लेवल कितना है, आपका जॉब नेचर कैसा है, प्लस में आप खाना क्या खाते हैं। आप अगर खाना अपने खाने में नमक ज्यादा ले रहे हैं, सॉल्टी आप अपना फूड है वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो भाई बीपी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो सॉल्ट है, सोडियम की मात्रा है, वो आपका बीपी बढ़ा देती है। तो भाई इन चीजों पे आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप अपना नॉर्मल रखिए। चलिए अब आपको ट्रेडिशनल के बाद में जो अभी जो एक्चुअल आपका जो ब्लड प्रेशर बताया जाता है WHO, ठीक है, जो WHO की हम गाइडलाइन फॉलो करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब जो आपका नया लाइफस्टाइल है, मींस जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसके अकॉर्डिंग आपका 130 आपका ब्लड प्रेशर अगर रहता है और आपका 85 to 90, ठीक है, 85 to 90 अगर आपका ये ब्लड प्रेशर रहता है, सो यू हैव डोंट टेक टेंशन। भाई सीधा सा मैं इसको हिंदी और संस्कृत और आपको इंग्लिश के वर्ड्स में बताऊं, ठीक है, डोंट चिंतती टेक हौसला। ठीक है, डोंट चिंतती टेक हौसला, बस खाना खाइए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, एंड द लाफिंग थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी टू कंट्रोल योर बीपी। चलिए अब आगे बढ़ूंगा, ज्यादा मैं बकवास नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट में अब आपको यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि इस क्रिया में ऑक्सीकृत जो रक्त है फुफ्फुस शिरा, ठीक है, अब देखिए जो ऑक्सीकृत, जो मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था, ऑक्सीजनित ब्लड, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, उसको कौन पहुंचाता है, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा का मतलब है जो आपकी कही जाएगी इसमें पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये क्या करती है, बाएं आलिंद में लेकर आती है। बायां आलिंद मतलब आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, और वहां से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवाहित किया जाता है, और वहां से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर महाधमनी द्वारा शरीर में प्रवाहित किया जाता है। शरीर से अशुद्ध रक्त, ठीक है, अनऑक्सीकृत जो महाशिरा होती है, महाशिरा, ठीक है, रक्त महाशिरा द्वारा आपकी कहां लाई जाती है, दाएं आलिंद में लाई जाती है। मींस यहां पर राइट एट्रियम के अंदर लाई जाएगी। राइट एट्रियम से दाएं नीले के अंदर, मींस यहां पर लेफ्ट जो वेंट्रिकल है इसमें छोड़ दिया जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी कौन सी, फुफ्फुस धमनी, ठीक है, जिसको मैंने बताया था
आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, फेफड़ों में रक्त को ले जाती है, ठीक है, और वहां से आपका जो ऑक्सीजनित ब्लड है उसको होने के लिए वहां पर भेजती है, और यह क्रिया आपकी चलती रहती है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य का हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि एक नवजात शिशु का, हाय रे रब्बा, कितना डबल हो गया भाई इससे, ठीक है, डबल इसका, आप ये कह सकते हैं डबल से भी ज्यादा ही कुछ रहेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपका सीधा सा 160 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए, और एक धड़कन के अंदर, ठीक है, एक धड़कन, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ठीक है, उस धड़कन में, ये कहने का बस गाना बना दिया भाई, धड़कन में कभी भी कोई नहीं रहता, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिल में तो भाई सिर्फ आपका ब्लड ही ब्लड रहता है, और वो आपका आगे से आगे फ्लो होता रहता है। तो भाई जो एक आपकी हार्ट बीट होती है लब और डब, उसमें 70 ml जो ब्लड है वो आपका हार्ट है वो पंप करने का काम करता है। अब यहाँ पर जो आपका हृदय है उसमें आलिंद और आपके निलय के बीच में कपाट होते हैं, क्या होते हैं, कपाट होते हैं, ठीक है, जिसको मैंने बताया था। जो आपका राइट साइड में जो आपके कपाट होते हैं उनको, ठीक है, जो राइट साइड में आपके वॉल लगे होते हैं उसको कहते हैं ट्राइकास्पिड वॉल, और जो आपका लेफ्ट साइड में लगा होता है उसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल, ठीक है, क्या कहेंगे, मिट्रल वॉल, या फिर उसको बाइकास्पिड वॉल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। अब देखिए, अगर ये वॉल ना लगा हो, अगर ये वॉल ना लगा हो, जो आपका ट्राइकास्पिड और आपका जो मिट्रल वॉल है, अगर ये ना लगे हो, तो जो आपका हार्ट है वो वापस से आपके आलिंद के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो होगा क्या, जैसे ही आपका जो निलय है, सॉरी, जो आलिंद है वो खाली होगा, आपके निलय के कपाट बंद हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही निलय जो आपका भरेगा, जब पीछे से आपका आलिंद प्रेशर डालता है, तो जो आपका निलय है, मीन्स जो आपका वेंट्रिकल है वो आपके फेफड़ों में, और एक साइड वाला जो आपका लेफ्ट का है वो आपके अरोटा के अंदर ब्लड को भेज देता है। कपाटों के बंद होने से हृदय में लब डब की आवाज आती है, ठीक है भाई, जोर जोर से हृदय धड़क रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो लब और डब की आवाज आ रही है, ठीक है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हृदय में जो आपकी हार्ट बीट की आवाज कैसी होती है, लब और डब, ठीक है, धक धक मत में लिखना, ठीक है, धक धक मत लिखना भाई, लब डब की आवाज होती है, ठीक है। तो चलिए, लब डब की आवाज आती है, और यहाँ पर सामान्य जो बीपी है, देखिए जो सामान्य बीपी मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल चला रहा है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अब चेंज है, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल है आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो ये आपका रहेगा बीपी 120/80, ठीक है। और ये क्या बोलता है, जिसमें पारे के दाब के बराबर होती है, ठीक है, मींस यहाँ पर जो एचजी है, एचजी पारे का एक यूनिट का नाम है, ठीक है, पारे का आपका केमिकल नेम है, इसी से जो आप बीपी है उसका प्रेशर मेजर करते हैं। अब हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम प्रति मिलीमीटर होती है, ठीक है, कितनी, 12 से 15 ग्राम एवरेज है ये, ठीक है, औसतन है, आप इतना भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत लंबी सीरीज है ये, इसमें सारा मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। हृदय धड़कन का नियंत्रण जो करने का काम होता है ये आपका करता है पेस मेकर, ठीक है। देखिए, अब इसके अंदर आपके 2 नोड लगे होते हैं, एक तो होता है आपका एसए नोड और एक होता है आपका एवी नोड, ठीक है, ये दोनों ही नोड होते हैं। ये आपका एसए जो नोड है, ठीक है, इसको कहते हैं साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। तो जो साइनोवेट्रियल नोड है ये क्या करता है, ये हृदय के पेसमेकर का काम करता है, जो हृदय के कपाट, ठीक है, जो आपके हार्ट के वॉल्स होते हैं उनको बंद करने में, खोलने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो पेसमेकर है वो हार्ट का एक ब्रेन है, ठीक है, जो आपके हार्ट को पूरी डायरेक्शन देने का काम करता है। जो दाएं आलिंद में होता है, अब यहाँ पर ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका पेस मेकर है वो कहाँ है, आपके दाएं आलिंद में है, राइट एट्रियम के अंदर आपका स्थित होता है। इसे हृदय का हृदय भी कहते हैं, ठीक है, इसका हार्ट का इसको हार्ट का ब्रेन भी कहा जाता है, और हार्ट का हार्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी में कोरोनरी धमनी कहलाती है, ठीक है। जो हृदय के अंदर भी, देखिए, अब हार्ट सिर्फ आपका रोटा तक आपका खून नहीं पहुंचाता, अब हार्ट को खुद को भी तो काम करने के लिए ब्लड चाहिए, तो वो कौन सी धमनी पहुंचाती है, वो होती है आपकी कोरोनरी धमनी, ठीक है, कोरोनरी धमनी। और इन धमनियों के नाम, कौन सी धमनी कहाँ पहुंचाती है, ठीक है, आपका स्टमक तक कौन सी पहुंचाएगी, किडनी तक कौन सी पहुंचाएगी, आपके ब्रेन तक कौन सी पहुंचाती है, पाँव तक कौन सी पहुंचाती है, ठीक है, आपके फेफड़ों तक कौन सी पहुंचाती है, ठीक है भाई,
मैं इन सभी धमनियों के नाम आपको जो आपने जो चैनल की कम्युनिटी है उस चैनल की कम्युनिटी पे मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदयाघात होता है। मीन्स जो आपकी कोरोनरी धमनी है भाई, कोरोनरी धमनी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आने का मतलब सीधा सा ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर छोटा सा आपको समझा देता हूँ। अब देखिए जैसे कि आपकी एक सपोज कीजिए कि कोरोनरी आर्टरी मैंने ये बना दी। अब कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो जमता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल जमता रहेगा, जमता रहेगा, जमता रहेगा, जमता रहेगा और एक टाइम पे आके बंद कर देगा। अब जो इधर से आपका जो ब्लड है वो फ्लो करके आ रहा था, उसको आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा और आपको हार्ट अटैक आता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी आपका दो तरह का रहता है, आपको याद रखना है। एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल, ठीक है। एलडीएल यहां पर नाम याद रखिएगा, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, जो आपको हार्ट अटैक देने का काम करता है। एक होता है इसमें एचडीएल, ठीक है, एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपके लिए अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये आपका दोस्त है, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर हृदय धड़कन का सामान्य से तेज होना, ठीक है। अब यहाँ पर नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, आप सबके लिए चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ। हृदय की धड़कन का तेज होना क्या कहा जाता है, टैकीकार्डिया, ठीक है। चलिए आज आपके लिए नया एक शब्द है ये। हृदय की जो धड़कन है अगर वो सामान्य से तेज हो जाती है, मीन्स आपका, अब सपोज कीजिए कि कोई आपको पीछे से आके अचानक डरा दे, ठीक है, ऐसे कर दे हाउ, मीन्स जैसे ही आपको डर लगेगा उस सिचुएशंस में, या फिर आप अंधेरे में जाते हैं और आपका हार्ट है वो तेजी से काम करने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो इसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। और अगर आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाए, ठीक है, स्लो हो जाए तो इसको कहा जाता है ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। अगर ये आपको इंपॉर्टेंट लगा तो मुझे सूचित जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं आगे। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। देखिए भाई मैंने कोशिश ये की है कि जितना मटेरियल हो सके आपको अच्छे वाला यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँ। तो जो हृदय का आप स्टडी करते हैं, जो हार्ट की जो स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी, ठीक है। और जो इसके डॉक्टर होते हैं हम उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। नाम भी आपने सुना होगा कि भाई उसको ये प्रॉब्लम हुई है, वो डॉक्टर के पास में गया। किस डॉक्टर के पास में गया है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास में गया है, मींस जो आपके हार्ट का फंक्शनिंग को स्टडी करने का काम करते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जो आपका हृदय ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है, जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है वो कब किया गया है, 3 दिसंबर 1967 को, ठीक है, 3 दिसंबर 1967 को डॉक्टर सी बर्नार्ड, ठीक है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सी बर्नार्ड अफ्रीका, ठीक है, कहाँ के हैं, अफ्रीका के हैं। और भारत ने प्रथम जो भारत ने किया है वो 3 अगस्त को किया है और 1994, ठीक है, 3 अगस्त 1994 को। और करने वाले हैं डॉक्टर वेणुगोपाल, ठीक है, डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है, केरल के अंदर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा जार्विस, ठीक है, ये भाई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, शेयर कर दीजिएगा इसी की बात पे। जार्विस 7 प्रथम कृत्रिम हृदय है, ठीक है, नाम क्या है इसका, जार्विस 7। और ये क्या है, पहला आपका आर्टिफिशियल हार्ट है, क्या, पहला आर्टिफिशियल हार्ट, जिसे रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था, ठीक है, रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था। आप इसको जार्विक 7 भी कह सकते हैं, जार्विस भी आप इसको कहिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब है यहाँ पर जो पहली आपकी किडनी बनाई गई है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल किडनी बनाई गई है वो किसने बनाई है, वो बनाई है सुबोरॉय, ठीक है, क्या नाम है, सुबोरॉय, भाई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अब तो आप याद कर ही लीजिएगा। चलिए जैसे मैंने बताया था कि हृदय जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो वेल्स, जो आपकी वेल्स होती है, ठीक है, जो बड़ी मछली होती है, जो शार्क होती है या फिर जो वेल आपकी ब्लू वेल है, उस ब्लू वेल के अंदर जो आपका हार्ट है वो सबसे कम धड़कन वाला होता है, सबसे कम धड़कता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये भी आपका क्लोज, इसके अंदर भी कौन सा रहेगा, क्लोज सर्कुलेशन रहेगा, ठीक है। ब्लू वेल का हार्ट है ये आपका 25 मिनट, ठीक है, सॉरी 25 हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है, 25 हार्ट बीट पर मिनट की स्पीड से धड़कता है। और एक छछुंदर, अरे छछुंदर जैसे जिसको बोला जाता है ना, कई बार हम छछुंदर वर्ड यूज करते हैं, तो भाई उसका जो हार्ट है वो कितना तेजी से धड़कता है आप देख सकते हैं, 800 बीट पर मिनट, भाई काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये आपके लिए। चलिए अब यहाँ पर जो ब्लड है उसको हम देख लेते हैं। अब
ब्लड है वो आपका क्या करता है, जो रक्त है वो रहेगा आपका एक तरल पदार्थ रहेगा। ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज रहेगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज का काम करता है, तरल संयोजी ऊतक इसको कहा जाएगा। और रक्त का जो निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, जो रेड बोन मैरो है, ठीक है, रेड बोन मैरो में से आपका जो ब्लड है वो बनता है। ठीक है, और इसी के अंदर होती है आपकी आरबीसीज। भ्रूण अवस्था के अंदर प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है, जो स्प्लीन होती है। ठीक है, जब आप ये कह सकते हैं कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है या फिर जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में रहता है, तो वो अपने प्लीहा से जो ब्लड है उसको बनाने का काम करता है। ठीक है, और जो न्यूट्रिशंस लेने का काम करता है वो माँ से जुड़े हुए, ठीक है, माँ के गर्भ से जुड़े हुए प्लेसेंटा से अपना जो न्यूट्रिशंस है उसको लेने का काम करता है। सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा होती है, जो शरीर का कितना रहता है, 7 से 8%। याद रखिएगा, 7 से 8% रहेगा। रुधिर का निर्माण 2 घटकों से होता है, जिन्हें क्रमशः क्या कहा जाता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक है, क्या कहा जाएगा, ब्लड प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं मींस ब्लड सेल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रक्त के पीएच मान से रिलेटेड है, तो जो आपका ब्लड है, ब्लड की जो पीएच वैल्यू रहती है ये रहेगी आपकी 7.4। ठीक है, हल्का क्षारीय रहता है। ठीक है, हल्का क्षारीय मींस जो इसका जो है नॉर्मल बेस, इसका जो पीएच वैल्यू है वो रहेगी। ठीक है, 7.4 याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रक्त में जो प्लाज्मा का भाग है ये रहेगा आपका तरल। ठीक है, जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ब्लड आपको फ्लो होता हुआ दिखाई देता है, इसमें प्लाज्मा की वजह से ही आपका जो आपकी जो सेल्स हैं, ठीक है, जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो आपकी इसमें मूविंग करते रहते हैं। ठीक है, जो आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल करते हैं। जो रक्त में 55 से, ठीक है, कितना रहता है, ब्लड का 55%, ब्लड का 55% पार्ट है ये आपका प्लाज्मा होता है। और शेष 45% जो है, ये 45% आपकी क्या रहती हैं, ये कणिकाएं रहती हैं, जिनके अंदर आपकी प्लेटलेट्स आ जाएंगी, आपकी आरबीसीज आ जाएगी, डब्ल्यूबीसी इसके अंदर आ जाएगी। अब जो ब्लड की स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है हीमोटोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाएगा, हीमोटोलॉजी कहा जाता है आपकी ब्लड की स्टडी को। ठीक है, और रक्त निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोपोइसिस। क्या कहा जाएगा, ब्लड की जो फॉर्मेशन बनती है उसको कहा जाता है हीमोपोइसिस। भाई याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आया हूं, और इसी बात पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज देखते हैं कि आप कितनी शेयरिंग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आगे। इसमें ऊंचाई पर जाने पर जब भी हम हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग की बात करते हैं या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बात करते हैं, तो जो आरबीसीज होती है या फिर ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है ये जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं उनके अंदर ज़्यादा रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई है वहाँ पर कम होती है। ठीक है, जो एयर है वहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम रहता है, इसीलिए जो आरबीसीज है वो उनकी शरीर में ज़्यादा होती है, और आरबीसीज का जो नंबर ऑफ साइज है आरबीसीज का वो भी ज़्यादा रहेगा। लाल रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था 120/80 mmHg रहेगा। ठीक है, उच्च रक्तचाप मीन्स जो हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में जो आपका हार्ट क्या करता है, जब आपका संकुचित होता है। ठीक है, जब आपका हार्ट है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लड है वो आपका रोटा में जाएगा, तो इसको कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, और जो सिस्टोल प्रेशर है वो मैंने आपको पहले बताया था, ये रहेगा आपका 120। और जो डायस्टोलिक प्रेशर बनता है, ठीक है, जो डायस्टोलिक प्रेशर बनेगा, ठीक है, ये वाला डायस्टोल, ये क्या होता है, जब निम्न रक्तदाब की स्थिति में हृदय फैलता है, वापिस से अपना जब रिलैक्स पोजिशन में आता है, तो ये सिचुएशन होती है डायस्टोल की। और डायस्टोल में आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो रहेगा आपका 80। हार्ट है, हार्ट के अंदर जो आपका पानी की जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में आपका पानी रहता है आपका 92%। और जल के बाद में जो 8% भाग है उसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक घुलित पदार्थ आपके रहते हैं, और ये रूप रहता है आपका कोलाइड का। ठीक है, कोलाइड के रूप में रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो 8% भाग है वो कोलाइड के रूप में रहेगा, जिसमें आपके कार्बन और जो आपके जो दूसरे आपके पार्ट हैं वो आपके इसमें रहेंगे। अब है यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में और पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम है वो प्लाज्मा करता है। और तभी आज हम, जी हाँ, आज हम, आप समझ गए, कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू आपका इलाज किया जाता है, क्योंकि यही आपकी बॉडी के अंदर जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो देने का काम करता है। ऊष्मा का समान वितरण भी करने का काम करता है। ठीक है, जो एनर्जी है या फिर ये कह सकते हैं जो हीट है उसको नॉर्मल बना के रखने का काम करता है। हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का भी काम करता है। भाई सब कुछ करता है प्लाज्मा, आप ये कह सकते हैं।
चलिए अब कणिकाओं की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपकी रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रुधिर का 40 से 45% भाग आपका बनाती है। ठीक है, ये हमने पहले ही देख लिया था कि 55% जो पार्ट है ये आपका प्लाज्मा रहता है और आपका 40 to 45% है ये आपकी रुधिर की कणिकाएं रहती है, जो शरीर के अंदर आपका कार्य संरचना के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक हो गई आपकी आरबीसीज मींस रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी मींस आपकी हो गई व्हाइट ब्लड सेल्स, और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती है, जब भी आपको चोट लगती है तो रक्त का थक्का जमाने में आपकी हेल्प करती है। और जी हाँ, डेंगू में सबसे कम कौन सी आपकी प्लेटलेट्स, मैंने बता ही दिया, प्लेटलेट्स ही आपकी कम होगी। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आरबीसीज के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ब्रीफ पढ़ेंगे। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा वाले भाग से होता है। किससे? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानेंगे, और लाल अस्थि मज्जा मींस रेड बोन मैरो के भाग से होता है। भ्रूण अवस्था में जो आरबीसीज का निर्माण है वो प्लीहा मींस और प्लीहा और यकृत के अंदर होता है। ठीक है, प्लीहा मींस आपका स्प्लीन और यकृत मींस लीवर के अंदर आपका निर्माण होगा। आरबीसीज की संरचना जो होती है वो अंडे के आकार की होती है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बता दूं आरबीसीज कैसी रहेगी। आरबीसीज कुछ इस तरह की रहती है। अरे चलिए दोबारा से मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मीन्स देखिए जो साइड है बीच में से आपकी पिचकी रहेंगी और साइड से आपकी क्या रहती है, थोड़ी सी उठी रहेगी। ठीक है, तो इस आकार की ये रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कुल कणिकाओं का 99% होती है। ठीक है, कितना रहेगी, 99% होती है। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। केंद्रक विहीन, भाई इनके अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, और चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। भाई आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। ठीक है, मींस जो ये आपकी आप ये कह सकते हैं कि जो आपके मसल्स टिश्यूज होती है, मसल्स टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। भाई सबसे इनका मेन क्या रहेगा, ये रहेगी आपकी हीमोग्लोबिन इनके अंदर पाया जाएगा। और हीमोग्लोबिन की केंद्रक में, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन का जो सेंटर है उसमें क्या होता है, आयरन धातु पाई जाती है। क्या पाई जाएगी दोस्तों, आयरन। ठीक है, आयरन लोहा, और जिसका कलर क्या रहेगा, आपका लाल रहेगा। और इसी आयरन की वजह से, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आपका जो रक्त है इसका क्या कलर रहेगा, आपका रेड आपको दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन O2 तथा CO2 का परिवहन शरीर में करता है। O2 को लेकर आने का काम करता है और CO2 को बाहर निकालने के लिए आपकी हेल्प करता है। इसकी कमी से अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इसको कहते हैं रक्तहीनता, मीन्स इसको कहेंगे एनीमिया। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, एनीमिया इसको कहा जाएगा। और लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा के अंदर नष्ट हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कब्रगाह है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कॉल्ड स्प्लीन। ठीक है, याद रखिएगा। अब प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं की क्या कहा जाता है, अरे लिखा हुआ भी है भाई नीचे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है, मीन्स स्प्लीन को कहा जाएगा, या फिर इसको हम तिल्ली के नाम से भी कह देंगे। ठीक है, तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन, ये एक ही नाम है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या, भाई लाल रक्त कणिकाओं की संख्या भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 5 लाख से लेकर 5.5 लाख मिलीमीटर, ठीक है, रहेगी। चलिए इसका जीवन काल, अब यहाँ पर लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं, तो लाइफ स्पैन इसकी रहेगी 120। ठीक है, 120 दिन की रहती है। आरबीसीज का जो मुख्य काम है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना ही रहता है। चलिए अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि तो न्यूट्रिशंस को कौन भेजने का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो न्यूट्रिशंस को भेजने का जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, भाई प्लाज्मे का काम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसार के समस्त स्तनधारी प्राणियों के अंदर आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता। भाई आप याद रखिएगा, समस्त प्राणियों की बात कर रहा है, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ऊंट और लामा, ठीक है, ऊंट और लामा ये दो ऐसे आपके स्तनधारी प्राणी है जिनकी आरबीसीज के केंद्रक पाए जाते हैं। आरबीसीज का न्यूक्लियस होता है। ऊंट एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी आरबीसीज का आकार सबसे बड़ा होता है। भाई काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपने पहले भी सुने हैं तो भी मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर जो ऊंट है, ऊंट की जो आरबीसीज रहेगी वो सबसे आकार में बड़ी रहती है, और हिरण की जो आरबीसीज है वो आकार में सबसे छोटी रहती है। इसीलिए तो मृगनयनी, जी हाँ, मृगनयनी वाले कहाँ भागे जाने वाले।
चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए अंतरिक्ष या माउंट एवरेस्ट पर छोड़ दिया जाए तो आरबीसीज की संख्या और उसका जो आकार दोनों बढ़ जाएंगे। भाई सीधी सी बात, हमें अंतरिक्ष में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 15 दिन हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहिए। 15 दिन हाई एल्टीट्यूड मतलब आप शिमला चले जाइए, कुफरी चले जाइए और ऊपर पहाड़ों में ज़रूर निकल जाइए, तो आपकी आरबीसीज 15 दिनों के अंदर विद इन 15 डेज आपके जो आरबीसीज और आरबीसीज का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स को भी देख लेते हैं। ये प्रतिरक्षा का काम करती है। प्रतिरक्षा का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर आपको इम्यून सिस्टम देने का काम करती है, ठीक है, रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? आपकी डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाएगा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण शरीर में आपकी जो व्हाइट बोन मैरो है, ठीक है, व्हाइट बोन मैरो से आपकी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो मनुष्य में 7 से 8 दिन का रहेगा, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 हफ्ते तक ही जीवित रहती है, 10 दिन से ज़्यादा इनका काल नहीं रहेगा, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो क्या रहेगी? वो हो जाएगी आपकी 5000 से लेकर 9000 प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि अगर जहाँ पर 5 लाख आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं तो 5 लाख से लेकर 5.5 लाख रेड ब्लड सेल्स के पीछे आपकी 5 से लेकर 9000 आपकी जो ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स वो रहेगी। अब आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के अनुपात की जो यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। 600 आपका 1 रहेगा, ठीक है। आरबीसीज अगर आपकी 600 है तो 600 आरबीसीज के पीछे 1 आपकी डब्ल्यूबीसी रहती है, ठीक है। तो ये रेशियो है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब है डब्ल्यूबीसी के आकार में अमीबा के आकार की होती है, ठीक है। कैसी रहेगी? अमीबा का आकार रहेगा डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा का मतलब होता है कि ये शेपलेस रहती है, ठीक है। अभी इस शेप की है, क्या पता थोड़ी देर में ऐसी शेप की बन जाए, ठीक है। क्या पता थोड़ी देर में ऐसी शेप की बन जाए और क्या पता फिर ये ऐसी शेप की बन जाए। मीन्स ये जो इनकी जो शेप है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। और अर्थात इनकी कोई निश्चित आकार नहीं है, ये भी इसमें लिख रखा है। तो डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है वो हानिकारक रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा का काम होता है। तो भाई ये थे यहाँ पर आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नीचे अभी चल रहे हैं पढ़ने के लिए। केंद्रक की आकृति व कोशिकाओं के आधार पर श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? याद रखिएगा, जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है वो केंद्रक मीन्स जो न्यूक्लियस है और जो इनकी शेप है उसके आधार पर 5 प्रकार की रहेंगी, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो आपकी कणिकाओं का जो अनियंत्रित रूप से बढ़ जाना, ठीक है, अगर ये आपकी ओवर हो जाए मीन्स ज़्यादा बन जाए तो इसको कहा जाता है ल्यूकेमिया, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसको? ल्यूकेमिया, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि ब्लड कैंसर है, ठीक है। अनियंत्रित रूप से बढ़ जाए, अनियंत्रित का मतलब जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आपकी बॉडी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, तो उसको कहते हैं ब्लड कैंसर। चलिए आकार में सबसे बड़ी कौन सी रहेगी? तो आकार में सबसे बड़ी है आपकी मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट जो प्रकार की रहेगी वो डब्ल्यूबीसी आकार में सबसे छोटी होती है, तो लिम्फोसाइट सबसे छोटी और मोनोसाइट सबसे बड़ी है, ठीक है। और संख्या में सबसे अधिक होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में। चलिए अब पढ़ते हैं रक्त पट्टिकाओं के बारे में, मीन्स जो प्लेटलेट्स हैं इनके बारे में। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रही मेरी तरफ से, आपकी तरफ से तो पता नहीं। चलिए रुधिर पट्टिकाओं मीन्स जो इनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, जो आपकी प्लेटलेट्स रहती हैं। और जो ब्लड के अंदर आपकी प्लेटलेट्स का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में से ही आपका होता है, मीन्स लाल अस्थि मज्जा में से। और जो संरचना के अंदर वो क्या रहेगी? प्लेट के आकार की रहती है, ठीक है। तो प्लेट के आकार की रहती है, इसीलिए इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता, जो रुधिर का थक्का मराने में मदद करती है। मेन इनका क्या रहेगा? ये आपकी बॉडी के अंदर अगर कहीं भी ब्लड का फ्लो हो गया है, ठीक है, मीन्स चोट लग गई है, तो उस सिचुएशन में जो आपका घाव जमने का काम करता है, खून जमने का काम करता है, तो ये प्लेटलेट्स की मदद से ही होता है। और प्लेटलेट्स की मदद करता है विटामिन के और कैल्शियम, ठीक है। चलिए इनका जो जीवन काल है ये रहेगा आपका 5 से 9 दिन, सिर्फ 5 से 9 दिन। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पेन है वो एक जैसा ही रहेगा। ये केवल स्तनधारियों के अंदर ही पाई जाती है, स्तनधारियों के अंदर ही आपकी रहेगी, ठीक है। और रक्त फाइब्रिन की मदद से जमता है। और इसकी जो संख्या है मनुष्य के अंदर वो रहती है 3 लाख से लेकर 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है। 3 लाख से लेके 5 लाख मीन्स आपकी 1.5 लाख से, तो भाई नॉर्मल की अगर हम बात करें तो आपकी 1.5 से लेके 3 लाख के बीच में होनी जरूरी है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल हेल्दी जीना चाहते हैं, और 1.5 लाख से जैसे ही कम आ जाएगी तो भाई डॉक्टर आपको बोलता है कि प्लेट डलवा लो, ठीक है। हाँ
बिल्कुल। चलिए, अब है यहाँ पर डेंगू जैसी विषाणु जनित बीमारी में शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी। और इसको कहा जाता है क्या, कि क्योंकि जो डेंगू के आपके विषाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके क्या करेंगे, वायरस प्लेटलेट्स को खा जाते हैं। अरे प्लेट को भी नहीं छोड़ते। चलिए, मैं तो लोहे वाली प्लेट डलवाऊंगा, फिर खा के दिखाओ फिर। चलिए, चिकित्सालयों में ब्लड बैंक, अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका सुरक्षित किया जाता है। फ़ारेनहाइट बोल रखा है भाई, ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर ये आप ये कह सकते हैं कि आप इसमें सीधा से ये कर लीजिएगा कि आपका 10 से लेके 15 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसी पे आपका रखा जाएगा और 1 महीने तक आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपायर हो जाएगा आपका 1 महीने तक लगभग। और इस रक्त को जमने के लिए रक्त को जमने से रोकने के लिए तो जो इसको आपका इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाला जाता है, आप ये कह सकते हैं कि जो इसको स्टोर करने के लिए जो एक केमिकल डाला जाता है, इसको कहते हैं सोडियम साइट्रेट। ठीक है, क्या कहेंगे, सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। सोडियम ऑक्सलेट और सोडियम साइट्रेट रसायन आपके केमिकल से ही मिलाए जाते हैं। यह रसायन रक्त को जमने वाले तत्व कैल्शियम को प्रभावहीन कर देते हैं। मीन्स जो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम है उसको खत्म कर देंगे। चलिए, अब है लसिका। लसिका के अंदर हम देख लेते हैं, तो लाल रुधिराणु अनुपस्थिति रहती है। ठीक है, चलिए, श्वेत रुधिराणु अधिक, लिम्फोसाइट सबसे अधिक होते हैं। श्वेत रुधिराणु, ठीक है, मीन्स जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर जो लिम्फोसाइट्स है वो सबसे अधिक रहेंगे। यह रक्त के समान परंतु रंगहीन रहते हैं। ठीक है, क्या रहेंगे, आपके रंगहीन रहेंगे। इसके द्वारा लसिका कणिकाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इनके अंदर क्या रहेगा, आपका लसिका नोड आपका पाया जाता है। ठीक है, लसिका नोड है वो आपका निर्मित किया जाएगा, जो एक सिरे पर खुली तथा दूसरे सिरे पर बंद रहती है। लसिका द्रव शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर बढ़ता है। इसकी जो खोज की है वो की है लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर इनका पूरा नाम है। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही आपके जो ब्लड्स के जो सेल्स हैं इनकी खोज की है। और इसका जो वर्गीकरण है वो एंटीजन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाएगा, एंटीजन के आधार पर किया जाएगा। हल्के पीले रंग का द्रव जिसमें आरबीसीज तथा थ्रोम्बोसाइट अनुपस्थित रहता है, केवल डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब है यहाँ पर जो आपका इसके कार्य क्या रहेंगे, एक तो है आपका जो ब्लड है उसकी जो पीएच वैल्यू है उसको नियंत्रित करने का काम है, रोगाणुओं को नष्ट करने का काम रहता है, और वसा वाले ऊतकों को गहराई वाले भागों तक पहुंचाने का काम करता है। गहराई वाले भाग मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो डीप आपका ऑर्गन्स रहते हैं आपके शरीर में, उन तक आपके जो वसा है उसको पहुंचाने का काम। लंबी यात्रा करने पर लसिका ग्रंथि इकट्ठा हो जाती है परंतु पाँवों में सॉरी माफ़ी चाहूँगा। लंबी यात्रा करने पर जो लसिका ग्रंथि है वो आपकी क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, और तब पाँवों में सूजन आ जाएंगी, स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो लसिकाएं हैं वो इकट्ठी होने की वजह से जो पाँव है उसमें स्वेलिंग आती है। अब चलते हैं रक्त वाहिनियों की तरफ। ठीक है, तो शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनियाँ है वो जो परिभ्रमण करने का काम करती है, रक्त को देने का काम करती है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपकी 3 रहेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी है, ये एक तो है आपकी धमनी, शिरा और केशिका। ठीक है, ये 3 आपकी इसमें रहेगी। चलिए, अब पहले आर्टरी को देख लेते हैं। तो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने का काम है वो आपकी क्या करती है, वाहिनियां, धमनी आपकी करती है। ठीक है, आर्टरी क्या करेंगी, वो प्योर ब्लड को आपका शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करेगी। सबसे बड़ी रहती है आपकी महाधमनी, और इसमें देखिए यहाँ पर लिख रखा है किंतु फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मीन्स जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर आपका इम्प्योर ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। चलिए, अब वेन्स को देख लेते हैं। तो वेन्स आपके शरीर में क्या करती है, वेन्स को हमने पहले ही देख लिया है। तो वेन्स आपके शरीर में जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको आपके हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। और लेकिन यहाँ पर जो आपकी फुफ्फुस शिरा मीन्स जो आपकी पल्मोनरी वेन है इसके अंदर आपका शुद्ध रक्त पाया जाता है। अब चलिए चलते हैं केशिकाओं की तरफ। तो केशिकाएं आपकी होती है बहुत ही महीन, बहुत ही पतली होती है, और जिनके अंदर जो ब्लड है वो बिल्कुल धीमे धीमे बहता है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इसको देख लेते हैं और फिर इस सीरीज को बाइंड अप करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। तो मुख में बैक्टीरिया को मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो आप इसको याद रखिएगा, जो मुंह के अंदर आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने का काम एक एंजाइम करता है, इसको कहा जाता है लाइसोजाइम। क्या करेगा? लाइसोजाइम मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। और भाई सुबह जब भी आप उठते हैं और आपके मुंह में जो जो सलाइवा सूख जाता है, आप रात में जब सोते हैं तो सलाइवा सूख जाता है, तो आप क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं, ठीक है, पानी की कुर्ली करते हैं, कुल्ला करते हैं और उसको क्या करते हैं? बाहर आप गार्गल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। भाई उसको आप अंदर ले जाइए, क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसो एंजाइम्स, ठीक है, लाइसोजाइम और आपके जो टाइलिन्स वगैरह होती है वो आपकी डाइजेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट करती है, ठीक है। इसलिए पानी के साथ आप उसको क्या कीजिए? निकल जाइए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जार्विक 7 हमने पहले ही देख लिया। तो जार्विक 7 क्या है? एक आपका आर्टिफिशियल हार्ट है, ठीक है। और कृत्रिम रासायनिक जो आपका कृत्रिम आर्टिफिशियल जो ब्लड आपके केमिकल्स के रूप में होते हैं, इसको कहा जाता है फ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसको? फ्लोरोकार्बन। और रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी है? तो ब्लड के अंदर जो सबसे मेन आपकी इंपॉर्टेंट मेटल रहती है ये है आपकी लोहा, या फिर इसको आप आयरन कहेंगे, ठीक है। तो पालक जरूर खाइएगा, आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अंडा है, दूध है, आप जो आपका सी फूड है उससे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका रक्त का कब्रिस्तान, ठीक है। तो ब्लड का जो आपका आरबीसीज का जो ग्रेवयार्ड कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्लीहा, ठीक है, स्प्लीन। और नेक्स्ट है आपका जो रक्त का शुद्धिकरण है वो कहाँ होता है? फेफड़ों के अंदर होता है, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण का मतलब है सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन मिलाई जाती है भाई रक्त के अंदर, फेफड़ों में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकाल दी जाती है। लेकिन जो यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यूरिया जो बनता है आपके जो ब्लड में फैला रहता है, उसको बाहर निकालने का काम आपका किडनी मेन करती है, शुद्धिकरण का काम। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका किस धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदयाघात होता है? तो जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी धमनी है, इसके अंदर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और कोलेस्ट्रॉल भी कौन सा? एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका जो हार्ट है वो कितने मिनट, 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? हार्ट बीट कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 72 टाइम। चलिए, नेक्स्ट है आपका किस शिरा में अपवाद स्वरूप शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है? तो पल्मोनरी, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पल्मोनरी शिरा, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो आपका शुद्ध रक्त है रहेगा। और यहाँ पर किस धमनी में अपवाद स्वरूप, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, तो एक्सेप्शनल केस में जो ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, आपकी फुफ्फुस धमनी के अंदर आपका अशुद्ध रक्त रहता है। नेक्स्ट है वह कौन सा सरीसृप है जिसमें 4 कोष्ठीय जीव, आपका जो 4 कोष्ठीय हृदय है, हार्ट है, ये रहेगा, तो 4 चैम्बर वाला ये होता है आपका क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल, इसको आप कह देते हैं। नेक्स्ट है रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, मानव हृदयावरण में बंद होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा से किया जाता है, और कौन सी रहेगी? आपकी रेड बोन मैरो, ठीक है, इसमें आपका रहेगा रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स का वाइट बोन मैरो के अंदर होता है। धमनी और शिरा में उत्कोष्ठ एवं नीले में से रक्तचाप सबसे अधिक किसमें होता है? तो ये होएगा आपका नीले के अंदर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, और जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार का आप क्या रहेगा? ये रहेगा आपका प्रोटीन। और प्रोटीन मीन्स आप ये कह सकते हो हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है, इसके जो केंद्रक होते हैं, जो इसका न्यूक्लियस है, उसमें रहता है आपका आयरन। तो हीमोग्लोबिन एक तरह का आपका प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करने का काम करती है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल वैकी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। शल्य चिकित्सा के अंदर जो आर्टिफिशियल हार्ट है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? माइकल वैकी, ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा। पेस मेकर, भाई पेस मेकर को आप क्या कहते हैं? हृदय का हार्ट कहते हैं, ठीक है, हृदय का आप ये कहेंगे हृदय का हृदय है, ठीक है, हार्ट का हार्ट है। नेक्स्ट है मानव हृदय में बायां नीले के संकुचन पर रक्त महाधमनी की ओर प्रवाहित होता है। मीन्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी आपका जो ब्लड है वो अरोटा के अंदर आपका पंप आउट किया जाता है। हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोफिल 2 जीव हैं जिनमें क्रमशः लोहा, ठीक है, जीव का मतलब है ये आपकी सेल्स, ठीक है, सेल्स का मतलब है, तो इनके अंदर आपका लोहा और मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। हीमोफीलिया लोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित रहेगा, ठीक है, हीमोफीलिया आपका किससे रहेगा? चलिए, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाने के कार्य, जी हाँ दोस्तों, रक्त के द्वारा जो आपका ऑक्सीजन ले जाने का काम है वो लोहित कोशिकाएं, लोहित कोशिकाओं का मतलब है यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है इसमें आपका
जिगर में ऑक्सीजन इधर उधर पहुंचाने वाली धमनी को यकृत धमनी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे आपका, इसको कहेंगे आपका लीवर आर्टरीज। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर रहेगा आपका लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है, ये है आपका हीमोग्लोबिन। और प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट वाल्व हैं लगभग 1 लाख बार खुलते हैं और बंद होते हैं। भाई एक बार, ये कह सकते हैं कि एक दिन में 24 घंटे में कितने बार, 1 लाख बार। रक्त के थक्के जमने का जो कारण है वो थ्रोम्बिन होते हैं, मीन्स जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पर आपका जो रक्त का थक्का है उसको जमाने में मदद करती है। और जो डॉक्टर है वो क्या करता है, आपके जो हार्ट की जो धमनी होती है, सॉरी जो हार्ट की आवाज़ होती है, जो हार्ट के अंदर लब डब की आवाज़ आती है, उसको स्टेथोस्कोप से सुनने का काम करता है। और इससे रिलेटेड भी मैं पोस्ट कर चुका हूँ, जिसमें आपका वेट, ठीक है, हाइट मेजर करने के लिए, आपका बीपी मेजर करने के लिए, आपके शुगर लेवल को चेक करने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है वो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट की हुई है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, एक क्या है, अनुवांशिक विकार है। क्या रहेगा, ये एक अनुवांशिक विकार है। और यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को होने के कारण यह रोग राज परिवारों से संबंधित माना जाता है। और इसको क्या कहते हैं, हीमोफीलिया को राजशाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया को कहते हैं राजशाही रोग। ठीक है, चलिए, अब है जीवित जीव में प्रतिरक्षियों का उत्पादन प्रेरित करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, प्रतिजन, या फिर इसको कहा जाता है एंटीजन। और किसी बाहरी पदार्थ को मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होने पर खत्म करने का काम जो आपका अवांछनीय है, अवांछनीय का मतलब है जो अनवांटेड है। ठीक है, तो अनवांटेड को वांटेड बना के, जी हाँ, बाहर मारने का काम करती है, यह है आपकी WBC। ठीक है, तो WBC ये कह सकते हैं कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को बनाए रखती है। चलिए, यहाँ पर आगे है इसमें धमनियों की भित्तियों पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो आपकी आर्टरीज रहती है, आर्टरीज की जो मेम्ब्रेन है उस पर जो दबाव डाला जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, रक्तदाब इसको कहेंगे। गुर्दे को रक्त आपूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका वृक्क धमनी कहलाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं किडनी आर्टरी। ठीक है, तो किडनी आर्टरी आपका जो ब्लड है उसको पहुंचाने का काम करती है किडनी तक। ठीक है, और फेफड़ों तक, फेफड़ों से हृदय के लिए जो रक्त ले जाने वाली रुधिर आपकी वाहिकाएं हैं, इन वाहिकाओं को कहा जाता है फुफ्फुस शिरा। ठीक है, जो आपका फेफड़े से हार्ट के अंदर आपका ब्लड लेके आती है, मीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने का काम करती है। मांसपेशियों, तंत्रिकाएं, जीभ तथा हृदय में से हृदय शरीर एक ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता। भाई जो हार्ट है, देखिए आपका हार्ट, मैंने फिर बताया है, हार्ट आपका आराम करता है जब आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर चलता है, जब लब डब की आवाज़ आती है तो उसी बीच में थोड़ा सा आराम करता है। ऐसा नहीं है कि बस आज आराम करेंगे पूरा दिन और कल काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, इसमें लसिका कोशिकाएं रोगों का प्रतिरोध करने में आपकी सहायता करती है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप करने में आपकी हेल्प करती है। और प्रतिरक्षी कोशिकाएं पैदा करने वाली कोशिकाएं लसिकाणु या लिम्फोसाइट कहलाती हैं। ठीक है भाई, तो इनको क्या कहा जाएगा, लसिकाणु या फिर लिम्फोसाइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये थी आज की सीरीज। कैसी लगी, काफ़ी लंबी सीरीज थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, जो भी यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों तक, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।